अब वक्ता के रूप में हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह भी मौजूद है। साहित्य एवं संस्कृति से जुड़ी विषयों पर वे सक्रिय रूप से लिखते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही छात्र और सांस्कृतिक आंदोलनों से उनका सक्रिय संबंध है। परिचय, साकी, शीतलवाणी, परिकथा, समकालीन सोच आदि विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में आपका आलोचनात्मक लेख प्रकाशित है। आज आपका विषय है पूंजीवाद, लोकतंत्र और आदिवासी हिंदी कविता। सर, आमंत्रित करती हूँ। शुक्रिया नंदिनी। यहाँ सभागार में उपस्थित और इस सत्र की अध्यक्ष प्रोफेसर निरोशा सलवत्तुरा जी, प्रोफेसर प्रमोद कोवरत, प्रोफेसर उलसीम लता जी और यहाँ सामने बैठे हुए लोगों में संयोजक इस संगोष्ठी की प्रोफेसर सिंधु टीआई जी और विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सिंधु कोमा जी, सामने जिन लोगों से कुछ सीखा है उसमें बैठी हैं प्रोफेसर शशि मुदिराज, मेरे गुरु हैं, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी गुरु हैं। इन लोगों से कुछ सीखा है और इन्हीं के सामने कुछ बात कहने के लिए थोड़ा संकोच महसूस होता है। दिव्या माथुर जी, बड़े भाई प्रोफेसर भरत जी, राकेश सिंह जी और अत्यंत निकट दोस्त श्यामलाल जी और आप सब साथियों, महाविद्यालय के साथियों, युवा साथियों, एलार्कुम नमस्कारम। दोस्तों, 3 दिन से इस महाविद्यालय में मैं हूँ। पहली दफ़ा केरल आया हूँ, इस महाविद्यालय में आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस महाविद्यालय से और इस राज्य से पहले से परिचित हूँ। इतनी बार निकट साथियों से सुना है और अनेक लोगों से दोस्तियाँ हैं, इतनी सारी बातें मैं जानता हूँ कि मैं आया तो मुझे लगा कि ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ, देख पहली बार रहा हूँ। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखी, मानी खेज बात, वो ये कि 3 दिन से 4 दिन से ये आयोजन चल रहे हैं। पहले एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित हैं कि देख के आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है, और यकीन होता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये मूर्त रूप है। तो बहुत अंदर से भीगा हुआ महसूस कर रहा हूँ आप सबके साथ होकर के, आप सबके बीच में हो करके। और इस संगोष्ठी में मुझे जो बात करनी है, ये गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और पहचान का संकट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, हमारा समय एक ऐसा समय है जिसके बारे में दावा है कि वो लोकतंत्र का समय है, और उसके बारे में ये हकीकत है दुनिया भर में, ये सच्चाई है दुनिया भर में कि यह एक गहरे पूंजीवाद का समय है। इसलिए मैं इन्हीं के बीच से, यानी कि पूंजीवाद और लोकतंत्र के बीच से आदिवासी समाज को आदिवासी कविताओं के माध्यम से समझने की कुछ कोशिशें करता हूँ। लगभग मेरा खुद का कोई अनुभव आदिवासी इलाकों में जाने का नहीं है, लगभग नहीं है। 2-1 बार पर्यटक की तरह गया हूँ, वो जाना न जाना कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, इस पूरे दौर में आप देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इस समय जिन पर ध्यान देना चाहिए वो एक है मीडिया।
इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है मीडिया कि वो दिन को रात और रात को दिन साबित कर सकती है और कर देती है। ऐसी स्थिति में इस दौर का मीडिया, जिसे किसी समय में ये कहा गया था कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक चौथा स्तंभ है, इतनी उसकी महत्वपूर्ण और ताकतवर भूमिका थी, वो आज लोकतंत्र को बचाने के बजाय बहुत सारे ऐसी उसकी गतिविधियां, ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा झूठ और ऐसा असत्य मौजूद है कि जो बचे हुए लोकतंत्र को ख़त्म कर देने पर आमादा मालूम पड़ता है। और ये बात सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं हो रही है, ये बात सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हो रही है, ये बात दुनिया भर में हो रही है। वो मीडिया जिसका काम हम सब ने ये सोचा था कि सच को सच कहना और झूठ को झूठ दिखाना ये काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके उलट। जो सच नहीं है उसे हमने सच मीडिया के माध्यम से देखा और इसका उलट भी हुआ। यहाँ तक कि ये काम दोस्तों, जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए तो वहाँ के एक अखबार ने, वहाँ के एक मीडिया चैनल ने बताया कि वहाँ जो मौतें हुई हैं उसका विकिरणों से कोई संबंध नहीं है। ये एक प्रमुख वो थी। ये बात 1945 की है। और अभी पिछले दिनों जब फ़िलिस्तीन पर पिछले 1.5 सालों से जनसंहार का काम अनवरत जारी है, तो ग्लासगो विश्वविद्यालय ने ब्रिटेन में जो टीवी देखने वाले लोग हैं उनके बीच में एक सर्वे किया, और सर्वे में जब उनसे सवाल पूछे उसका निष्कर्ष जो निकला वो ये कि 90% लोग मानते थे कि जहाँ फ़िलिस्तीन और गजा है वे अवैधानिक रूप से वहाँ बसे हुए लोग हैं। वे फ़िलिस्तीन और गजा के लोग जो सदियों से वहीं रह रहे हैं, जहाँ से अब उनको उजाड़े जाने की सबसे ताकतवर कोशिशें हो रही हैं, उनके बारे में ये राय है ब्रिटेन के टीवी देखने वालों की कि वे 90% लोग अवैध तरीके से वहाँ से बसे हुए हैं और उन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। ग्लासगो विश्वविद्यालय का है। और कुछ साल पहले कश्मीर में जब कठुआ में एक लड़की का रेप हुआ था, तो उस रेप के बाद यहाँ के हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने एक दिन एक खबर लगाई थी कि कठुआ में कोई रेप नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के बारे में वो उन पहलुओं को प्रकट कर रही हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और इस दौर में जब सोशल मीडिया मौजूद है, समाचारों को जानने के दूसरे तरीके भी मौजूद हैं, तब ऐसे आंखों में धूल झोंकना आश्चर्य में डालता है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग आदिवासी संदर्भों को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आदिवासी इलाकों में या आदिवासियों से सीधे बातचीत करने का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, हम मीडिया के जरिए और इस तरह के दूसरे संचार माध्यमों के जरिए जानते हैं। तब मीडिया हमें क्या दिखाता है? जो मीडिया दिखाता है उससे हमारा पक्ष तय होता है, उससे हमारा लगाव तय होता है। मीडिया जब ये दिखाता है कि ये तमाम जो जंगलों के इलाके हैं जहां आदिवासी रहते हैं वे असल में उन जगहों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो हमारा हिंदी प्रदेश का और हिंदुस्तान के दूसरे मुख्य धारा के इलाके का ज़्यादातर समुदाय, ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बात सच है। जबकि हमारे और वास्तविकता के बीच में एक मीडिया, एक माध्यम है जो हमें वो तस्वीरें दिखाता है जिसका वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं। एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर
मैं इस बात को समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें फ्रांस में आमंत्रित किया गया और उन दिनों वे मतलब उनको फ्रांस जाने के लिए अरब के किसी एक इलाके में उनका विमान उतरता था और फिर वहाँ से ईंधन भर के वो वापस यूरोप के लिए उड़ता था। इस बीच में जब गुरुदेव को बुलाया गया तो उन दिनों अरब में बमबारी हो रही थी और हत्याएं की जा रही थी। गुरुदेव ने उस यात्रा का एक संस्मरण लिखा है और संस्मरण में ये लिखा है कि जब उनका विमान अरब में उतरा और फिर वापस अरब से यूरोप के लिए उड़ा, उस खास मौके पर वो एक खास तरह का एक पैराग्राफ लिखते हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो पैराग्राफ है, कोट, विमान जैसे ऊपर उठा, विमान जितना ऊपर उठता गया, पृथ्वी के साथ हमारी संवेदनात्मक संलग्नता उतनी ही कमजोर होती गई। अंत में सिर्फ दृष्टि तक सीमित रह गई, वह भी बहुत अंतरंग रूप से नहीं। यह ग्रह जिसे मैं स्पष्ट रूप से विविधतापूर्ण और निश्चित रूप से जानता था, धीरे धीरे धुंधला होता गया। 3 आयामी वास्तविकता 2 आयामी तस्वीर में बदल गई। जैसे जैसे हमारी आँखों के सामने पृथ्वी धुंधली होती गई, इसकी पहचान अस्पष्ट होती गई और हमारे दिमाग पर इसका अस्तित्व संबंधी दावे कमज़ोर होते गए। ऐसा लगा कि ऐसी ही परिस्थितियों में जब लोग हवाई जहाज़ से सैकड़ों विस्फोटकों की बारिश करने के लिए निकलते हैं तो वे निर्दयतापूर्वक ख़तरनाक हो जाते हैं। उनका विवेक उनके क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता और किसी भी जवाबदेही के अभाव में वे दुविधा और औचित्य से सारी समझ खो देते हैं। दोस्तों, ये जो इतनी ऊंचाई से चीज़ों को देखना, जिसके बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि इतनी ऊंचाई से जब आपका कोई संबंध नहीं रह जाता उस चीज़ से जिसके बारे में कोई क्रिया प्रतिक्रिया करनी है, तो उसके सुख दुख, उसके किसी भी चीज़ से भी कोई संबंध नहीं रह जाता, फिर ऐसी चीज़ों के बारे में कोई भी अनर्गल बात करना, कोई भी हत्या करना, कोई भी क्रूरता करना, वो कहीं भी आपकी संवेदना को छूती नहीं है। आदिवासियों के बारे में भी गैर आदिवासियों के बीच में इतनी ऊंचाई से, इतनी दूर से चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं, गोया आदिवासी कोई मनुष्य नहीं। अभी प्रमोद जी कह रहे थे, कोट करके कह रहे थे कि आप जंगल में पैदा हुए तो आप आदिवासी हो सकते हैं, वनवासी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मनुष्य होने का आपको मनुष्य नहीं संबोधित किया जाता। तो गोया इतनी ऊंचाई से जब मीडिया आपको दिखाता है और आप देखते हैं तो गोया आदिवासी मनुष्य नहीं, कोई एक ऐसी अजूबा चीज़ हो जो आपके हितों, आपकी प्रगति, आपके विकास और आपकी बेहतरी में बाधक हों। और ऐसे लोगों के ऊपर जब राष्ट्र राज्य क्रूरताएं करता है तो हम वो जो दुनिया के सबसे संवेदनशील मनुष्य होने का दावा करते हैं, हम वो जो कहते हैं कि वो चींटी चलती है, पिपीलिका चलती है और उसके भी कदमों की आवाज़ सुन पाते हैं, लेकिन हम अपने बगल में, अपने ही देश में मौजूद लोगों के करुण क्रंदन को नहीं सुन पाते। ये उस ऊंचाई, और इसमें पूरी इसलिए ये जो मीडिया है, ये जो पूरा का पूरा ताकतवर लोगों द्वारा, धनवान लोगों द्वारा निर्मित किया गया माध्यम है, वो हमें हमारे ही पड़ोस में रहने वाले लोगों से अपरिचित कर देता है। एक संदर्भ ये है, मैं इसको लेकर के फिर आगे इसका फिर इस्तेमाल करूंगा, वो भी आपसे बात करूंगा। इसलिए अब ये कहा जाना चाहिए कि जो मीडिया के जरिए जो हमारा लोकतंत्र था, अब वह एक कॉरपोरेट लोकतंत्र में बदल गया है। दोस्तों, निर्मला पुतुल एक ऐसी छवि के बारे में बात करती हैं जो मीडिया ने बनाई है। मुझे मालूम है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में ईंट भट्ठों पर काम करने वाले बहुत सारे आदिवासी लोग आते हैं, और हमारे इलाके के जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ फिर भी एक तरह की रियायत हम लोग
हमारे इलाके के लोग बरतते हैं, उनके 8 घंटा काम करने, 5 घंटा 6 घंटा काम करने के बाद उन्हें लगता है कि इन्हें एक तरह के राहत की ज़रूरत है। लेकिन वे जो मजदूर आदिवासी इलाकों से आए हुए लोग हैं, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों से आए हुए लोग हैं, उनके साथ उनके बारे में ये बाकायदा गढ़ा गया है, ये कई बार कहा गया है कि वे थकते नहीं, वे अजीब, वो गजब के लोग हैं जिन्हें थकान नहीं होती। और जब आपके अंदर ये समझदारी होती है तो आप उनके सारे मानवीय संदर्भों को हटा करके सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की तरह इस्तेमाल, मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सैकड़ों ऐसे झूठ, सैकड़ों ऐसे नरेशन इतनी बार परोसे गए हैं कि वो हमें सच लगने लगते हैं। इतने सच लगते हैं कि जब दूसरे तरह की सच्चाई, जो वास्तविक सच्चाई है, वो सामने आते ही वो मिथक लगती है। यही कि जैसे जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी स्त्रियां और आदिवासी पुरुष हैं, वो कभी भी दुखी नहीं होते। वे थोड़ी सी चीज़ों में हमेशा अपने मांदल पर नाचते रहते हैं और सब कुछ उनके यहाँ ऐसा है जैसा कि मनुष्यों से अलग होता है। लेकिन निर्मला पुतुल की एक इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं कि वो अपने शुरुआती दौर में संथाली में लिखती हैं, वो शायद संथाली की मूल कवित्री हैं, लेकिन अपनी कविताओं को हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुदित किया है। इसलिए हिंदी में भी हम उनको हिंदी की आदिवासी कवित्री की तरह पढ़ते, समझते और जानते हैं। उनकी एक कविता में है जिसमें वो आदिवासी लड़कियों के बारे में कहती हैं कि ऊपर से काली, भीतर से चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती हैं वे, और इस तरह का एक बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। जूड़े में खोस कर हरी पीली पत्तियां जब नाचती हैं कतारबद्ध मादल की थाप पर, आ जाता है तब असमय वसंत। वे जब खेतों में फसलों को रोपती काटती हुई गाती हैं गीत, भूल जाती हैं जिंदगी के दर्द, ऐसा कहा गया है। किसने कहे हैं उनके बारे में, उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? किसने? निश्चय ही वह हमारी जमात का खाया पिया आदमी होगा, सच्चाई को धुंध में लपेटता एक निर्लज्ज सौदागर। जरूर वह शब्दों से धोखा करता हुआ कोई कवि होगा, मस्तिष्क से अपाहिज। तो इन कविताओं को पढ़ते हुए आदिवासियों के बारे में जब ऐसी बातें आप सुनते हैं तो एक और तरह के फॉर्मुलेशन के बारे में अंदाजा होता है। वो ये कि जब हम आदिवासियों को एक इकाई की तरह मानते हैं, वो भी एक भ्रम मूलक नरेशन तैयार किया हुआ नरेशन है। झारखंड के आदिवासी इलाकों के, जंगल के इलाकों के, और छत्तीसगढ़ के जंगल के इलाकों के आदिवासी, और पूर्वोत्तर के इलाकों के आदिवासी, और राजस्थान के और केरल के आदिवासी सब एक जैसे आदिवासी नहीं हैं। और खुद झारखंड में ऐसे आदिवासी जो बिल्कुल जंगलों में रहते हैं और जिन्होंने पिछले कुछ 40, 50, 60 सालों में नौकरियां करते हुए, शहरों में रहते हुए एक नए तरह के दुनिया के साथ अनुकूलन कर लिया है, वे सब एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जब हमारा राष्ट्र राज्य उनके साथ व्यवहार करता है तो उन्हें एक यूनिट की तरह प्रस्तुत करता है। यह समझदारी आदिवासी हिंदी कविता, जो भारत के राष्ट्र राज्य की, जो लोकतंत्र की समझदारी है, उसको प्रश्नांकित करता रहता है हमेशा। सभी कवि, मैं देखता हूं कि सभी कवि, चाहे वो निर्मला पुतुल हो, पार्वती तिर्की हो, अनुज लुगुन हो, जसिंता हो, और भी दूसरे, वंदना टेटे, महादेव टोप्पो और दूसरे तमाम कवि, उन सब कविताओं को पढ़ते हुए एक बात जो समझ में आती है, जो मुझे संदर्भ समझ में आता है, कि एक और बात इसके साथ कह देना ज़रूरी है कि उत्तर भारत में हिंदी में यह जो विमर्शों को ध्यान में रख करके की जाने वाली बातचीत है, इसमें अक्सर दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श को एक साथ रख करके उसके सगुतिया की तरह उनके संघर्ष को देखा जाता है, जो कि बुनियादी तौर पर असंगत है। दलितों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में एक बुनियादी बात है कि जो ब्राह्मण धर्म है, जिसे तथाकथित हिंदू धर्म कहा जाता है, वो उसकी वर्ण व्यवस्था में मौजूद स्तरीकरण
और उस स्तरीकरण के आधार पर, उस स्तरीकरण के सहारे होने वाली गलत और पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ है, जिसमें दलितों को सबसे निचले पायदान पर मान करके उनके साथ अमनुष्यता तक का व्यवहार किया जाता है। इसलिए जब इस व्यवस्था से थोड़ा सा दूर, इस व्यवस्था से बाहर जैसे ही एक ऐसी व्यवस्था यूरोप से आई, यूरोप केंद्रित व्यवस्था आई पूंजीवाद की, जिसमें पूंजी केंद्र में थी, जिसमें पैसा धन रूप दौलत केंद्र में था, और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस वर्ण का है। उन्हें सिर्फ पूंजी के लिए काम करने वाले लोग और जो उनकी पूंजी को और ज़्यादा बढ़ा सके, उसमें और ज़्यादा इजाफा कर सके, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। तो इस प्रक्रिया ने भारत में मौजूद वर्णों के, जातियों के ताकतवर ढांचे को थोड़ा सा तोड़ा। उन लोगों को जो निचले पायदान पर मौजूद थे, दलित थे, उनको थोड़ी राहतें दी। इसलिए दलित संदर्भों में जितने विचारक हैं और जितने लेखक हैं, उनके मन में एक तरह का नरम रवैया इस व्यवस्था के प्रति है। जबकि 19वीं शताब्दी में भारत में आदिवासियों का जो संघर्ष आरंभ होता है, वो इस पूंजीवादी व्यवस्था के लागू होने से शुरू होता है। भारत में 1853 में पहली रेल चली, और 1853 से पहले संभवतः कोई आदिवासी विद्रोह भारत में शायद नहीं मौजूद है। जब भारत में रेल का विकास हुआ है, उस रेल के विकास के लिए आप जानते हैं कि 1853 से लेकर के 1910 के बीच में सिर्फ भारत में 80,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई है, मात्र इतने 60 सालों में 80,000 किलोमीटर की। और इस रेलवे के विकास के लिए वनों की, जंगलों की, लकड़ियों की जरूरत थी, जंगलों को काटे जाने की जरूरत थी। इस संदर्भ में, इसीलिए इसी दौर में भारत में वनों को, रेलवे विभाग के लिए वनों की लकड़ियों को उपलब्ध कराने का जो काम था, इसके लिए बहुत सारे वन्य कानून आए। वे वन्य कानून जो हजारों हजार साल से रहने वाले, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उनके उसी जंगल से बेदखल करते थे। जिस जंगल में आदिवासी रहता था, जिसने उस जंगल के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं, और इस कदर भी नहीं देखा कि कई हजार साल की जो ताकतवर वर्ण व्यवस्था है, उससे भी आदिवासी अपरिचित रहे हैं। कोई न तो उस वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका कोई सकारात्मक रुख है, न तो नकारात्मक रुख है, जैसे वो उसे जानते ही नहीं, पीठ किए हुए थे, इतना वो जंगल केंद्रित थे। उन्हीं जंगलों को जब उनसे बेदखल किया गया तो उनके शुरुआती आंदोलन हुए, और ये शुरुआती आंदोलन इसी दौर में बिरसा मुंडा का भी आंदोलन हुआ। इसी दौर में छोटा नागपुर का आंदोलन, बस्तर का आंदोलन, मिदनापुर का आंदोलन। इस दौर में ये जो आंदोलन हो रहे थे, इसकी केंद्रीय बात क्या थी? रामचंद्र गुहा अपनी उनकी किताब है जो हिंदी में अनुदित है, उपभोग की लक्ष्मण रेखा, जिसमें वो उस पूरे संदर्भ का पर्दाफाश करते हैं, और वे बताते हैं कि इसी दौर में वनों के संरक्षण को कानून के रूप में पास किया गया। इसी दौर में जब वनों के सबसे ज़्यादा उजाड़े जाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी और उजाड़े गए वन, उसी दौर में वनों के संरक्षण के कानून आए। ये जो विरोधाभास है, इस संदर्भ में एक भारत सरकार के एक बहुत बात के संदर्भ को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है
जिसमें बाघों को बचाने की बातचीत की गई है और उसके लिए बहुत सारे वन्य जीव के लोगों को सदस्य बनाया गया, जिसमें से एक सदस्य का नाम है वाल्मीकि थापर, जो अपने बाघ प्रेम के लिए और बाघों को के लिए किए जाने वाले काम के लिए बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं। उन्हें भारत सरकार ने अपनी बाघ बचाओ समिति का मेंबर बनाया। तो 2005 में वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में कर रहे थे यहीं पड़ोस में, और उन्होंने ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर दे करके बात स्थापित की कि बाघों को बचाने के लिए जो बहुत कम बचे हैं, उन कम बचे हुए बाघों को बचाए जाने के लिए जंगलों से मनुष्यों को बाहर करना होगा। ये कानून जब ब्रिटिश पीरियड में चल रहा था, जब भारत में पूंजीवाद धीरे धीरे सांस्थानिक रूप ले रहा था, तब से लेकर के अब तक 2005 तक, जब हम एक दुनिया का परिपक्व और बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र थे। मैं सिर्फ ये बात कॉरपोरेट और सरकार और लोकतंत्र के मिलीभगत के एजेंडे के सिलसिले में ये बात आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बाघ और मानव जंगल के निवासी या आदिवासी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। और जब उन्होंने ये बात कही, इसको भारत की मीडिया ने बहुत बड़े बड़े संदर्भों में छापा। लेकिन यह बात इतिहास विरुद्ध बात है। जंगल और आदिवासी और जंगल में रहने वाले जीव वो हजारों हजार साल से साथ रह रहे हैं। न आदिवासियों की आबादी कम हुई, न जंगल की आबादी कम हुई, न जंगल में रहने वाले पशुओं की, जानवरों की, उनके रहवासियों की आबादी कम हुई। और जब इन सब के संरक्षण की बात हुई तो आदिवासियों की भी आबादी खत्म हुई, आदिवासियों के भी रहने के संकट पैदा हुए, जंगल भी कम हुए, और बाघ और इस तरह के जो दूसरे संरक्षित किए जाने वाले वो हैं, ये सब चीज़ें खत्म हुई। तो ये इतिहास विरुद्ध बात है। परसों या कल प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक जो बात कही उससे मुझे सुविधा हो गई ये बात कहने में, कि वो हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो हिंदी के आदिवासी निगाह से दुनिया को देखने वाले पहले कवि हैं हिंदी में। उनकी एक कविता का शीर्षक, वो शीर्षक विहीन कविताएं लिखते हैं, उनमें शीर्षक नहीं होता, तो उनकी एक कविता इस सिलसिले में पढ़ते हुए उस इतिहास बोध की तरफ हमारा इशारा हमको ले जाती है और इस बात को काउंटर करती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक आदिवासी लड़की महुआ बीनते बीनते एक बाघ देखती है। एक आदिवासी लड़की महुआ बीनते बीनते एक बाघ देखती है, जैसे जंगल में एक बाघ दिखता है। आदिवासी लड़की को बाघ उसी तरह देखता है जैसे जंगल में एक आदिवासी लड़की दिख जाती है। जंगल के पक्षी दिख जाते हैं, तितली दिख जाती है, और बाघ पहले की तरह सूखी पत्तियों पर जम्हाई लेकर पसर जाता है। हो गया समय मैडम? अच्छा, तो हमारे समाज का अनुभव ये रहा है कि जंगल में रहते हुए ये कहीं से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही है, और जो प्रतिस्पर्धा रही हैं वो सब जीवन की अस्तित्व की प्रतिस्पर्धाएं हैं, यानी कि एक साथ सहयोग करने की प्रतिस्पर्धा और उसके साथ अपने जीवन की भी प्रतिस्पर्धाएं मौजूद रही हैं। और ये प्रतिस्पर्धाएं दुनिया में कोई नई प्रतिस्पर्धाएं नहीं हैं। इस संदर्भ में एक मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक व्याख्या थी एक रॉबर्ट गोल्डमैन की। वो इस बात को समझते हुए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं और रामायण के रूपक से इस बात को समझने के लिए रामायण के वाल्मीकि के उस श्लोक की, जिस पर हम लोग बहुत व्याख्याएं करते हैं और बहुत बार कोट करते हैं, जिसमें कि वाल्मीकि एक जोड़े को देख करके, पक्षी जोड़े को देख रहे थे और एक निषाद नर जोड़े में से नर
की हत्या कर देता है और वाल्मीकि उससे द्रवित होते हैं, और उस द्रवित होने से उनके मुख से उस निषाद के लिए जो शाप निकलता है वो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्व की बात है, बहुत ऐतिहासिक घटना है, बहुत संदर्भ की घटना है। लेकिन रॉबर्ट गोल्डमैन की एक किताब है जिसे उन्होंने संपादित की है, द रामायण ऑफ वाल्मीकि एन एपिक ऑफ एंशियंट इंडिया, उसमें वो एक संदर्भ के साथ कहते हैं कि हमेशा से जंगल को दो तरह से देखा जाता रहा है। एक वे जो जंगल से बाहर के लोग हैं, मुख्य धारा के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो सौंदर्य की निगाह से जंगल को देखते हैं। उनके लिए प्रकृति एक सौंदर्य की चीज है। अपनी जिंदगी की तमाम चीजों से, तनावों से, एक आयामी जीवन से ऊब गए, उनके लिए उनको सौंदर्य चाहिए। तो झील में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, नए फूल देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है, हर मनुष्य को अच्छा लगता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये एक अप्रोच है कि आपके जीवन में प्रकृति, जंगल, नदी, पहाड़ उस तरीके से शामिल नहीं है कि वो जीवन का हिस्सा हो, ऑक्सीजन की तरह। वो आपकी थकान उतारने के लिए सौंदर्य की एक तरह है कि आप उसको देखने चले जाते हैं, जो सौंदर्य की निगाह से जंगल और प्रकृति को देखना है। दूसरी तरफ इसके बनाम वे लोग हैं जिनके जीवन में जंगल, पहाड़ और नदी और प्रकृति इस तरह से शामिल है, वो उसके साथ इस तरह से नाभिनालबद्ध है कि उनमें से किसी एक को निकाल लिया जाए तो उनके जीवन की, उनके प्राण की हत्या के जैसा हो सकता है। इन दोनों का जो संघर्ष है वो इस रूपक में देखते हैं कि संभवतः वाल्मीकि ऐसे सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य की निगाह से प्रकृति प्रेमी हैं जो जंगल में गए और मैथुनरत एक जोड़े को देख करके जब निषाद ने अपनी आजीविका के लिए उस पक्षी की हत्या की तो उनका द्रवित हुए और उन्होंने शाप दिया। लेकिन वो निषाद जो अपने आजीविका के लिए उस जंगल का निवासी है, वो उसी पर आश्रित है, वो उसका शिकार हुआ है। इसको जोड़ते हैं वो दुनिया में जो पर्यावरण संरक्षणवादी हैं उनकी मंशाओं से, उनके संदर्भों से। दुनिया में आज की तारीख में पूंजीवाद और लोकतंत्र, जहां जहां लोकतंत्र है, दोनों मिलकर के गलबहियां करके संरक्षण करना चाहते हैं। और ऐसे 5 तरह के लोग हैं। इस समय 5 तरीके से लोगों को बांटा जा सकता है जो पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। पहले जो जंगलों को, नदियों को, पहाड़ों को, रेगिस्तानों को बचाना चाहते हैं, जिसमें पहले तरह के वे लोग हैं जो शहरों में, जयपुर में, दिल्ली में, बनारस, हैदराबाद और कोच्चि और दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग हैं, या विदेशी पर्यटक हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों से ऊब कर उन्हें थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती करने के लिए किसी जंगल के इलाके में चले जाना है। दूसरी तरह के वे लोग हैं जो शासक वर्गीय अभिजात लोग हैं, जिनके मन में जब तक राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना उफान मारती रहती है और राष्ट्र के गौरव के लिए, दुनिया में राष्ट्र के प्रतीक को दिखाने के लिए और अनेक अवसरों पर गर्व करने के लिए उन्हें कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की, जैसे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि इत्यादि के संरक्षण की ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। और तीसरी वे संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनुष्यों को, लोगों को, राजनेताओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, जिनमें WWF और IUCN जैसी संस्थाएं हैं जो बहुत सारी फंडिंग करती हैं दुनिया भर में पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और चौथे वे लोग हैं जो वन विभाग में नौकरियां करते हैं, जिनकी आजीविका का आधार है जंगल और इस तरह की चीज़ें, और इस तरह की नौकरी करने से उन्हें तमाम तरह के अवसर मिलते हैं, दुनिया में घूमने के लाभ मिलते हैं और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और पांचवी श्रेणी उन वैज्ञानिकों की, उन जीव विज्ञानियों की श्रेणी है जो विज्ञान के खातिर बहुत सारे वन्य जीवों को, वन्य पशुओं को बचा लेना चाहते हैं कि इससे शोध होगा और दुनिया के विकास के बारे में पता चलेगा। मोटे तौर पर यही 5 श्रेणियां हैं जो दुनिया में पर्यावरण को, जंगलों को बचा लेना चाहती हैं।
इन पांचों की कार्य पद्धतियां अलग हैं, इन पांचों के एजेंडे अलग हैं, इन पांचों के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ एक जो चीज इन पांचों में लगातार मिलती है वो किसानों, पशुपालकों और जंगल पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों के प्रति एक तरह की शत्रुता इन पांचों में बराबर रूप से मिलती है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मनुष्यों से, जंगल के वन्य जीवों से भरा पूरा जंगल देखना चाहता हो। उन्हें एक निर्जन जंगल की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, और वे उन पार्कों की, जो आजकल बहुत सारे ऐसे पार्क, नेचर पार्क और अभयारण्य संरक्षण के नाम पर बनाए जाते हैं, उन सब पार्कों को उन आदिवासियों के से खतरा मानते हैं जिन आदिवासियों की बदौलत वे सब जंगल बचे रहे, बने रहे और आबाद रहे और खुशहाल रहे। आज वो अचानक से उनके लिए खतरा हो गए। यहीं केरल और कर्नाटक की सीमा पर एक जगह, एक अभयारण्य है जो पिछले 30-35 सालों से चल रहा है, नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क में 1990 के आसपास करीब 40 जब बाघ, अनुमानित तौर पर अंदाजन 40 बाघ बचे हुए थे, उन बाघों के संरक्षण के लिए जब उसे एक ऐसा अभयारण्य घोषित किया गया, उसमें जो सबसे पहली चीज सरकार ने घोषित की, उसे लगा कि उस जंगल में रहने वाले आदिवासी जनजातीय लोग बाघों के लिए, वन्य जीवों के लिए खतरा हैं, और 650 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए उस जंगल में 6000 से ज़्यादा, दोस्तों 6000 से ज़्यादा जनजातियां रहती थीं। राज्य सरकार का, वन विभाग का ये तर्क था कि ये जनजातीय लोग इस वन को तबाह करते हैं, ये आदिवासी लोग इस वन को तबाह करते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों की हत्या करते हैं। जबकि आदिवासियों का तर्क था कि हमारे पास तीर धनुष के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई बंदूकें नहीं हैं, हम कोई हत्या नहीं करते, हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जलाने के लिए, कुछ फल फूल करने के लिए और एक आध तीतर बटेर मार करके खाने के लिए, इससे ज़्यादा हमारी कोई भूमिकाएं नहीं है। लेकिन राज्य को लगता था कि सबसे बड़ा है, और अंततः जब उन्हें निकालने की सारी सरकारी कोशिशें और सैनिकों और बंदूकों के बल पर हो रही थी, हुई इसलिए क्योंकि जंगल को निर्जन कर दिया जाए, इससे जंगली जानवर बच जाएंगे। ठीक उसी समय जंगल के संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जब सब लोगों को निकाला जा रहा था, ठीक उसी समय राज्य का वन विभाग ताज ग्रुप को उसी जंगल में एक रिजॉर्ट बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। ये आयरनी जो है, ये जो विरोधाभास मौजूद है कि उन्हें जंगल मनुष्यों से रहित चाहिए, लेकिन पर्यटकों की सुविधा के लिए, पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए उन्हें अपार पूंजी उसी बीच में चाहिए, उससे जंगलों को कोई खतरा नहीं है। यह जब संदर्भ, ये जब तस्वीर सामने आती है तो समझ में आता है कि भारत में मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाएं लोक के लिए काम कर रही हैं, उनका तंत्र लोक के लिए काम कर रहा है या कॉरपोरेट के लिए काम कर रहा है, और उसमें आदिवासी संदर्भ कहाँ है? तो हजारों हजार साल से रहने वाले लोग अचानक से उनके लिए खतरा हो जाते हैं। लेकिन ये सारे संदर्भ आदिवासी कवियों के कविताओं में बार बार आता है। एक बात, एक और आंकड़ा आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि जब से हम इतिहास जानते हैं, और लिखित इतिहास कुल मिलाकर के 2500 सालों का हम इतिहास जानते हैं, उससे पहले का लिखित इतिहास नहीं है, उससे भी पहले का अगर 5000 8000 जो कुछ भी हम जानते हो, तब से जंगल, पहाड़, नदी, आदिवासी मनुष्य इस दुनिया में मौजूद हैं, और कभी किसी की आबादी में, किसी की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान के सिलसिले में कुल 200 या 250 सालों का पूंजीवादी विकास का, पूंजीवाद के मॉडल का जो विकास है वो इतिहास है। और पिछले 250 सालों में मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुभव है कि अनेक अनेक इलाकों से कितने पहाड़ गायब हो गए, कितनी नदियां गायब हो गईं,
कितने जंगल गायब हो गए। जंगलों के संरक्षण का कानून आया लेकिन जंगल गायब होते रहे। नदियों को साफ करने का, नदियों को बचाने का प्रोजेक्ट आता रहा, बहुत सारा पैसा आता रहा, बहुत सारी मशीनरी लगी, लेकिन नदियां गायब होती रहीं और पहाड़ तो गायब ही हो गए। जिस जगह मैं रहता हूं, जहां मैं नौकरी करता हूं, वो जगह दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ का इलाका है, अरावली की पहाड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब हिमालय भी नहीं बना था उससे कई हजार साल पहले, वो लाख साल पहले वो बना। प्रोटोजोन्स भी जब पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे तब इस पृथ्वी पर अरावली पहाड़ मौजूद था। यहां तक कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो दो प्लेटें, दक्षिण और उत्तर की प्लेटें मिल करके बनी हुई हैं, जिनके टकराहट से उस वाले हिस्से से जो चीन की तरफ है उसके टकराहट से हिमालय बना हुआ है, वो भी नहीं बना था तब अरावली पहाड़ मौजूद था। कितने साल हम अनुमान नहीं कर पा रहे हैं, लाख साल से ज़्यादा पुरानी घटना है। लेकिन पिछले 50 सालों में राजस्थान में कम से कम 32-35 पहाड़ियाँ, 150 पहाड़ियों में से 32-35 पहाड़ियाँ गायब हो गई और पूरा पहाड़ छील दिया गया है। ये पूंजीवादी विकास का ये है। जंगल, कितने जंगल गायब हुए हैं। जब इन जंगलों के संरक्षण की बात की जा रही है, आज की तारीख में उसी जयपुर में जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 100 बीघे का एक जंगल है जिसे डाढ़ का बाढ़ जंगल कहते हैं। वो शहर के एकदम ठीक बगल में है। कई सालों से वो जंगल हमारे शहर का जो पर्यावरण संतुलन है उसको बना के रखा है उसने। लेकिन अभी अभी जो विकास का नया मॉडल आया है, भारत के प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर यूनिटी मॉल, एकता मॉल बनाने की घोषणाएं की हैं। अब इसी 9 दिसंबर को, आने वाले 9 दिसंबर को सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उन जंगलों के काटे जाने का उद्घाटन करेंगे। ये अभी इसी 9 दिसंबर को होने जा रहा है और राजस्थान में बहुत सारे लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आरे के जंगल, बंबई में आरे के जंगल एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा पर्यावरण के संरक्षणवादी लोग बचे हुए हैं, जब वो सबसे ज़्यादा इस बात की वकालत करते हैं कि पर्यावरण बचा रहना चाहिए, तब इन्हीं पर्यावरण को वो काट रहे हैं, इन्हीं जंगलों को गायब कर रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों को खा जा रहे हैं। ये इस बात को लोकतंत्र के संदर्भ में समझना ज़रूरी है। अनुज की कविता, एक कविता है जिसमें वो शहर में मौजूद अपने एक दोस्त को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में उन्होंने वो कहा कि हमारे जंगल में बहुत तरह का बाजार सज गया है। ये अद्भुत घटना थी। जंगल में हाट तो थे, लेकिन उस तरह का बाजार जो बाजारवाद के तर्क पर बाजार है। बाजार तो एक अच्छी चीज़ है जहाँ बहुत सारे मनुष्यों के मिलने की जगहें हैं, लेकिन जब उसका तर्क बाजारवादी हो जाता है तो वो एक खतरनाक और ये सभ्यताओं की, असंख्य सभ्यताओं के लील जाने का कारण बनती है। तो जंगल में एक नई घटना हुई कि बाजार सजे हैं जिसमें लोहे के फूल सजाए गए हैं, जिसमें बॉक्साइट के गुलदस्ते हैं, अब्रक, कोयला, बांध, सब चीज़ें की हुई हैं। और इन सब की सुरक्षा के लिए हमारे राष्ट्र राज्य ने सैनिक स्कूल भी खोल रखे हैं। और इन सब के बीच एक संदर्भ है कि कल एक पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा, उससे पहले नदी गई, अब खबर फैल रही है मेरा गांव भी यहां से जाने वाला है। तो सभ्यताओं के, आदिवासी सभ्यताओं के, किसान सभ्यताओं के, जो हजार साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जितनी हमारी स्मृति होगी, मनुष्य की सामूहिक स्मृति होगी, उससे भी पुरानी सभ्यताओं के 2-4-5 सालों में ख़त्म हो जाने का जो पूंजीवादी, उसको लील जाने का जो पूंजीवादी ताकतवर प्रोजेक्ट है, वो एक ऐसे शूल की तरह है जो इतना लगातार चुभ रहा है, बेचैन किए हुए है, और दिक्कत ये है कि आप उसे व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। उसी इलाके की कवित्री है जसिंता। जसिंता अपने एक दूसरी कविता है जिसमें वो सभ्यताओं के मरने की बारी शीर्षक है उस कविता का, जिसमें वो कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि
उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी, और एक तरह का डिटेल है उस वो खुद का उनका प्राथमिक स्तर का अनुभव है। और इन नदियों के, इन पहाड़ों के, इन जंगलों के, इन आदिवासी लोगों के गायब होने का मतलब है कि वो सभ्यता जिन्हें अब आप जीवन में कभी नहीं बना सकते। दुनिया में आप बिल्कुल नए तरह का मोबाइल बना सकते हैं, दुनिया में आप मंगल पर जाकर के एक नई सभ्यता विकसित कर सकते हैं, दुनिया पृथ्वी को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हजारों हजार साल पहले मौजूद चीज़ों को दोबारा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। उन सबको लील जाने का है। और वो अपनी कविता में कहती है, एक दिन जब सारी नदियाँ मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियाँ ही जानती हैं उनके मरने के बाद सभ्यताओं के मरने की बारी है। तो दोस्तों, किसी भी आदिवासी कवि को, चाहे वो बेहद अभी अभी जन्म रहा हो कविता की दुनिया में या बहुत अनुभव के साथ मौजूद हो, इन सब कवियों को, जैसे एक अमेरिकी आलोचक फ्रेडरिक जेम्सन है ना, फ्रेडरिक जेम्सन कहता है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उन देशों के साहित्य को पढ़ने के लिए हमेशा नेशनलिज्म को ध्यान में रखना चाहिए। एक नेशनल एलिगरी की तरह वो पीछे हमेशा मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से जब आप आदिवासी संदर्भों की कविताओं को पढ़ें, आदिवासी किसी भी साहित्य को पढ़ें, तो उसके पीछे पिछले 150 सालों में जो आदिवासी साहित्य रचा गया है, उसके पीछे हमेशा हमेशा एक पूंजीवाद के कारण पैदा हुए संकट, उस संकट की टीस और उसके बहाने लगातार निस्सहाय हो जाने की एक गाथा, एक करुण गाथा मौजूद मिलती है। उसके बगैर उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसके लिए कई बार पार्वती तिर्की और प्रभात जैसे लोग हैं जो स्मृति का इस्तेमाल करते हैं। जब पूंजीवाद आपकी स्मृति को चाहता है कि वे खत्म हो जाएं, आपकी स्मृति में पीछे की कोई चीज़ अंकित न रहे, क्योंकि जैसे आपको याद आती है वैसे आपके अंदर एक तरह का प्रतिरोध भी मौजूद होता है। याद आती है तो पिछले संदर्भ भी आप बताते हैं कि कहाँ कहाँ विचलन मौजूद है। इसलिए वे सब ताकतें जो अकूत पूंजी लगा करके, अकूत पैसा लगा करके प्रोजेक्ट चलाती हैं, उनमें यह है कि आपकी स्मृति को गायब कर दिया जाए। तो पार्वती जैसी कवित्रियां हैं जो अपने लोक गाथाओं, लोक गीतों को उनके आधार पर अपनी कविताएं लगभग उसी तरह से रच रही हैं जैसे कि विजयदान देथा ने राजस्थान में मौजूद लोक कथाओं का पुनर्सृजन किया है, फिर से रचा और उन्हें जीवित कर दिया है। उसी तरीके से पार्वती की कविताएं, अनेक कविताएं उसकी जो लोक गाथाओं में मौजूद अनुभव है, जो लोक गाथाओं में मौजूद सतर्कताएं हैं, जो लोक गीतों में मौजूद ज्ञान है, उसे वो पुनर्सृजित करती है और वो नए तरीके से व्यक्त होता है। यह भी अपने आप में उस पूंजीवादी संदर्भ का एक प्रतिरोध है, एक प्रतिकार है। जैसे बहुत सारी चीज़ें रूपकों में आती हैं और संदर्भों में आती हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले पार्वती की एक कविता साझा करना चाहता हूं आप सबसे कि कैसे प्रकृति, जब मैं बहुत शुरुआती दौर में कह रहा था कि वे थोड़े से लोग हैं जिनके जीवन का हिस्सा प्रकृति इस तरह से है कि उनमें से अगर एक पेड़ भी हटा दिया जाए तो उनके जीवन का एक हिस्सा आप हटा देते हैं। इस तरीके से जुड़ाव है। उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, उस तरह की एका को, उस तरह के अपनत्व को, उस तरह के प्यार को, उस तरह के लगाव को ध्यान में रखते हुए उसकी एक कविता का शीर्षक है माझो, जिसमें वो कहती है, चाँद ने एक रात माझो को कहानी सुनाई। हर सांझ वह आसमान से उतरता था भात रांधते समय, दो अम्मा भात कहता हुआ माझो के बगल में आ बैठता था। उस सांझ चूल्हे से उठते हुए जादुई अगोर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अम्मा, आसमान के चमकीले तारे तुम्हारे चूल्हे से ही आसमान की ओर जाते हैं।
यह जो अपनापा और प्यार है जो आदिवासी संस्कृतियों से दुनिया भर की संस्कृतियों को सीखने की ज़रूरत है, वो आधुनिकता का वो प्रोजेक्ट जो अब हम अनेक संदर्भों में जब हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया है तब हम सीखना चाहते हैं और अभी भी नहीं सीख रहे हैं, अभी भी जातियाँ कर रही हैं। तो आदिवासी सभ्यताएं जो आदिवासी साहित्य के जरिए आती हैं, वो दुनिया को एक नए लोकतांत्रिक, एक दुनिया को ज़्यादा बेहतर दुनिया और ज़्यादा मानवीय दुनिया बनाने की ओर एक राह दिखाती हैं। शुक्रिया, आप सब ने मुझे सुना, मैं अपनी थोड़ी बात आप सबसे साझा कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।